गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है सीआरपीसी अध्याय 2 और सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो सेक्टर 14 जो है कहता है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। इसमें बोला जा रहा है बेसिकली कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है किसी भी जिले का, वो उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है धारा 11 और धारा 13 के तहत। बशर्ते है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक आयोजित कर सकती है। स्थानीय क्षेत्र जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि ऐसी परिभाषा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिकता और शक्तियां मजिस्ट्रेट पूरे जिले में विस्तारित होंगी। तो इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि इस तरीके से जो सत्र न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, उसकी जो शक्तियां हैं वो पूरे एक तरीके से जिले के अंदर विस्तारित होंगी। और सीआरपीसी अध्याय 2 का सेक्शन 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र। तो जहां मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार धारा 11, 13 या 18 के तहत नियुक्त किया गया है, जिले से परे एक क्षेत्र या महानगरीय क्षेत्र तक फैला हुआ है, जैसा भी मामला हो जिसमें वह सामान्यतः इस संहिता में सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय का कोई भी संदर्भ दिया जाता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय क्षेत्र के भीतर पूरे क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का अर्थ लगाया जाना चाहिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो। सत्र न्यायालय के संदर्भ के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उक्त जिले या महानगर क्षेत्र के संबंध में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि धारा 11, 13 और 18 के तहत जो भी सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरे के पूरे जिले में होगा। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अधीन आपका मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और आपका ये जो सत्र न्यायालय के संदर्भ के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों उसके अधीन काम करेंगे। इसका सेक्शन 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। तो सेक्शन 15 के द्वारा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधीनता के बारे में बताया गया है, प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा सत्र न्यायाधीश के अधीन। मतलब जितने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे। और दूसरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा, सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि प्रत्येक जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सत्र न्यायाधीश के अधीन है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा सत्र न्यायाधीश के, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। इसका क्लॉज 2 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर नियम बना सकता है और आदेश दे सकता है किसको, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो समय समय पर नियम बनाएगा और जो उसके अंदर में मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बीच कार्य का वितरण करेगा। धारा 16 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं। तो धारा 16 जो 16 है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होते हैं प्रत्येक, ये कहता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं वो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कई न्यायालय और ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार बाद में भी कर सकती है। तो राज्य सरकार जो अधिसूचना द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना बाद में भी कर सकती है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे न्यायालयों के जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होगी वो उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की आधिकारिकता और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी, महानगरीय क्षेत्र में। सीआरपीसी का अध्याय 2, अध्याय का नाम है आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन। धारा 17, सेक्शन जो 17 है वो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है।
धारा 17 जैसे मैंने आपको बताया मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो इसमें क्या करता है, उच्च न्यायालय अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के संबंध में एक नियुक्ति करेगा। ऐसे महानगरीय क्षेत्र के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। तो सेक्शन जो 17 है उसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधीन जो अपना स्थानीय क्षेत्राधिकार है प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, वहां पर एक जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त करेगा। दूसरा कहता है कि उच्च न्यायालय किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य महानगर नियुक्त कर सकता है। जो उच्च न्यायालय है वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य महानगर नियुक्त कर सकता है। मजिस्ट्रेट और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो है उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार होता है। सीआरपीसी अध्याय 2 आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन, सेक्शन 18 जो विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो धारा 18 विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय यदि केंद्र द्वारा अनुरोध किया गया हो या राज्य सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जो इसी अधिनियम के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण कर चुका है, सरकार किसी महानगर को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त सभी शक्तियां मजिस्ट्रेट सामान्य मामलों के संबंध में या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में किसी भी महानगरीय क्षेत्र में अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, बशर्ते है कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यता न हो। तो इसमें बेसिकली क्या है कि उच्च न्यायालय एक विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है। बस उसे कंडीशन ये है कि उसे जो है कानून का ज्ञान हो, कानून के संबंधों के बारे में उसे जानकारी हो। ठीक है, तो वो नियुक्त कर सकता है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उन्हें इसी के लिए नियुक्त किया जाएगा। अवधि एक समय में जो है इसकी 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, जैसा कि उच्च न्यायालय अपना निर्देश देता है। इसका क्लॉज 3 कहता है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान कर सकेगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट पहले के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चैप्टर 2 आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन, सेक्शन 19 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीन था। अब ये मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीन होंगे, इसके बारे में सेक्शन 19 बताता है। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये जो है सत्र न्यायाधीश के अधीन कार्य करेंगे और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन काम करेंगे। दूसरा क्लॉज कहता है कि उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अधीनता की सीमा यदि कोई हो को परिभाषित कर सकता है, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तक। मतलब उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अधीनता की सीमा यदि कोई हो को परिभाषित कर सकता है। किसके लिए? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए और अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। सीआरपीसी का अध्याय 2 आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन, सेक्शन जो 20 है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट है क्या? बेसिकली प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में राज्य सरकार कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की रूप में जितने भी व्यक्ति वो उपयुक्त समझे नियुक्त कर सकती है। क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला नियुक्त कर सकती है। मतलब जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है उसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास 3 क्षेत्राधिकार होंगे। इस संहिता के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का या किसी अन्य कानून के तहत जो फिलहाल लागू है कर सकता है। सेक्शन 3 है, जब भी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी जिले के कार्यकारी प्रशासन में अस्थायी रूप से सफल होने पर ऐसा अधिकारी आदेशों के लंबित होने तक होगा। मतलब अगर मान लो कि किसी जिले का जो है जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है तो कोई अधिकारी जिले के कार्यकारी प्रशासन का जो काम है उसको अस्थायी रूप से
कर पाने में सफल होता है तो ऐसा अधिकारी तब तक काम कर सकता है जब तक उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आता। राज्य सरकार सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करती है। सीआरपीसी का सेक्शन 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सेक्शन 4 सब क्लोज 4 राज्य सरकार एक उपमंडल के प्रभावी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रख सकेगी और अफसर की आवश्यकता के अनुसार उस प्रभाव से मुक्ति करे और मजिस्ट्रेट को इस प्रकार एक उप प्रभारी का प्रभारी नियुक्त किया गया उप प्रभागी मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। तो बेसिकली राज्य सरकार एक उपमंडल के प्रभावी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रख सकेगी और उसको ही जो है उप विभागीय मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण के अधीन हो सकेगी जो उपधारा 4 के अधीन है, अपनी शक्तियों को आ, अधिरोपित करने के लिए जो वो उचित समझे। इसका क्लोज 5 कहता है कि इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को किसी विधि के अधीन निम्नलिखित के लिए उपदेश देने से नहीं रुकेगी। पुलिस आयुक्त पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या इन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है महानगरीय क्षेत्र के संबंध में। इसमें ये कह रहा है कि राज्य सरकार जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है वो जो है पुलिस आयुक्त पर एक तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है एक महानगरीय क्षेत्र में। तो गाइज ये हमारा चैप्टर 2 है, आपराधिक अदालतों और कार्यपालकों का गठन। इसमें मैंने धारा 14 से लेके धारा 20 तक कवर की है। आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो, और अगर कुछ इसमें कमियां भी लगती हैं तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।